ओम सभी को। आइए अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? अब सभी को पता हो गया है कि अगर हमें आरोग्य संपन्न रहना है तो योग साधना से हमें कौन सी प्राप्ति करनी है? पाचन, शोषण और विसर्जन। कुछ को याद आया है, कुछ को याद नहीं आया, कुछ उधर देख रहे हैं, सिंह वाले लोग हैं वहाँ पर। जब यहाँ अपन योग के लिए आए हैं तो यहीं पर ध्यान होना चाहिए। हमें अगर जीवन भर आरोग्य संपन्न रहना है तो कोई बड़ा साध्य नहीं करना है, केवल अपना पेट को ठीक रखना है। पेट अगर अपना ठीक है तो हमें जीवन भर ना कोई रोग होंगे, ना कोई डिसऑर्डर आएगी, ना जीवन में कोई समस्या भी आएगी। कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा हमें भगवान ने फुल्ली लोडेड शरीर दिया है। इसके अंदर जीवन में हमें अपना जीवन सफल और संपन्न बनाने के लिए जितनी सामग्री चाहिए उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा साधन सामग्री भगवान ने हमें अपने शरीर के अंदर ही दी है। लेकिन वो पूरे की पूरी साधन सामग्री आज सुप्त अवस्था में है। उसे हमें जगाना है योग साधना द्वारा। इस व्यवस्था को हमें जगाना है और जगाने के लिए हम अलग अलग योगिक क्रिया कर रहे हैं। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर आगे आएगा दंड बैठक, फिर 12 आसन, फिर 8 प्राणायाम और ध्यान। ये योग शिक्षक को तो पूरा सीखना ही है, लेकिन जब योग शिक्षक बनकर आप कक्षा लगाएंगे तो आपने देखना है कि सामने जो बैठे हुए साधक है वो किस एज के हैं, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उसके अनुसार उनको योग की प्रक्रिया देनी है। पूरा के पूरा जो सीखा वो पूरा के पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने सीखा योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, 12 आसन, 8 प्राणायाम, ये पूरा के पूरा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी की शारीरिक स्थिति उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो सामने उनका एज और उनकी शारीरिक स्थिति देखकर वो कौन सा योग कर सकते हैं, कौन सी योगिक क्रिया प्रक्रिया कर सकते हैं, वही देना है। हमें सब कुछ आ रहा है तो उन्होंने भी सब कुछ करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा नहीं करना है। अगर स्लिम एंड ट्रिम है तो वो प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, कपालभाति वगैरह आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिनका वेट ज़्यादा है, बड़ा भारी पेट है, तो वो कपालभाति नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पीठ पर सोकर, उन लोगों को पीठ पर सोकर बरकट आसन, कंदर आसन, भुजंग आसन, ये क्रिया करने के लिए उनको ज़्यादा प्रेरित करना है। जो क्रिया अब उनसे नहीं हो रही है, वो भले हम क्रिया करके दिखाएं लेकिन वो नहीं कर रहे, तो रोजाना क्लास शुरू होते ही हम लोग वही क्रिया करेंगे और वो लोग नहीं करेंगे तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आधी अधूरी क्रिया करके लाभ नहीं मिलता है। आसन पूरा होना चाहिए। आसन, मैं तो हमेशा, मेरा जहाँ भी क्लास होता है मैं सबको बोलता हूँ, जो आसन आप पूरी तरह से नहीं कर सकते उसके चक्कर में मत जाओ। सीधा आप या तो कपालभाति करो। कपालभाति जितना ज़्यादा करोगे उतना आप शरीर का आकार सुंदर, सुडल और आकर्षक करने में समर्थ होंगे।
जितना कपालभाति ज़्यादा। अब जिनको कपालभाति नहीं हो सकता है, मतलब पेट बड़ा है, तो वो जितना मर्कटासन ज़्यादा करेंगे, पीठ पर सोकर मर्कटासन जितना करेंगे, उतना उनका जल्दी पेट खाली हो जाएगा। मर्कटासन 4-5 इधर उधर करना ये पर्याप्त नहीं है। शुरुआत में 5 बार इधर 5 बार इधर किया, फिर हर हफ्ते 5-5 बार बढ़ाते बढ़ाते 100 बार तक जाना है। ऐसे मर्कटासन पता है सबको? मर्कटासन ऐसा है, देखो ऐसे चेहरा उल्टी दिशा में लेके जाना है, ऐसे ऐसे। तो इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ, पेट जो है ना, बड़ा बड़ा पेट, वो 6 महीने के अंदर, किसी किसी का 9 महीने, किसी का 12 महीने, लेकिन 12 महीने के आगे नहीं जाएगा। मर्कटासन अगर धीरे धीरे बढ़ाएगा तो पेट पूरी तरह से खाली हो जाएगा। पेट के अंदर कचरा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं, आवाज बंद करें, हम खाते पीते घर के हैं। कोई बोलता है कि बीबी का ज्यादा प्यार है, लेकिन ये सब गलत धारणा है। हमारा अगर पेट, मैंने कई लोगों का जिनका भी ओवरलोड हो गया और फिर ऑपरेशन की नौबत आई, तो ऑपरेशन से क्या निकला है पता है आपको? उनका जो मैल है वो पत्थर जैसा बनकर अंदर जम गया था। तो 8-8, 9-9, 10-10 किलो मैल जो पत्थर बना था वो निकाला। और वो लोग बोलते कि हम खाते पीते घर के हैं। अरे खाते पीते घर के नहीं, पेट ने बराबर काम नहीं किया, इसलिए मल जमता गया, आखिर पत्थर जैसे बन गया। 8-8, 9-9, 10-10 किलो, मैंने सामने देखा 10-10 किलो मैल पत्थर निकले अंदर से और पेट खाली हो गया। तो इसलिए ये गलत धारणा मत बनाइए कि हम खाते पीते घर के हैं, हमारा बीवी का प्यार ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा खिलाती है। वो सब गलत धारणा है। हमारी पेट की मूवमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी भी आसन के द्वारा हो। इतना ध्यान रखना है कि अपनी पेट की मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग होना चाहिए, पेट के सभी अंगों का स्ट्रेचिंग होना चाहिए, पूरे बॉडी के मांसपेशियों का, जॉइंट्स का, हड्डियों का व्यायाम तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता है अपने पेट का व्यायाम होना चाहिए। पेट में मूवमेंट अगर कम हो गई तो पेट के अंदर मैल का संचय हो जाता है और फैट का भी संचय हो जाता है। फैट माने चर्बी का भी संचय हो जाता है। तो इसलिए हमें योग साधना की अलग अलग क्रिया द्वारा जो हम कर सकते हैं आसानी से और पूरी कर सकते हैं, उसमें 4 तत्व मैंने बताए। कौन सा पहला तत्व है? विधि बराबर होनी चाहिए, माने कोई भी क्रिया हम सही ढंग से करें। अब मैंने कल 2 दिन पहले एक को देखा, कपालभाति कर रहे थे। मैं भले बहुत साल से कपालभाति कर रहा हूँ, लेकिन पेट आगे ही आ रहा है। तो कपालभाति वो कैसे कर रहे थे? ये विधि सही नहीं है। विधि कैसी सही है? केवल छींकना है, सांस लेकर नहीं बाहर फेंकना है, ऐसा नहीं करना है, तो कोई फायदा नहीं उसका। केवल सीधे बैठकर नाक से छींकना है। अपान मुद्रा लगाए, केवल पेट हल्का सा पंच लेगा ऐसे। इसलिए ध्यान रहे, योग क्रिया में विधि सही होनी चाहिए पहला, और पर्याप्त समय देना चाहिए। किसी ने बोला मैं 10 साल 20 साल से योग कपालभाति कर रहा हूं, लेकिन 100 गिन के 100 गन कर रहे, तो ये समय पर्याप्त नहीं है। हमें पर्याप्त समय है आधा घंटा तक कपालभाति होनी चाहिए। मतलब 1 मिनट में 60 होता है, 60, तो कितना होगा?
आधा घंटे में हिसाब लगाए 1800 होता है। तो 15 से 1800 तक कपालभाति रोजाना होना चाहिए। तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। बीमारी, केवल बीमारी नहीं, जीवन में किसी प्रकार की समस्या ही नहीं आएगी, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना आर्थिक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए हमारा क्रिया सही होनी चाहिए और विधि, मतलब विधि सही और समय पर्याप्त देना चाहिए। 5 मिनट 2 मिनट करके फायदा नहीं होगा। आधा घंटा बोला है तो आधा घंटा होना चाहिए। उसी प्रकार से ये क्रिया निरंतर होनी चाहिए, मतलब एक दिन भी खंड नहीं होना चाहिए, एक दिन भी खंड नहीं होना चाहिए, रोजाना होनी चाहिए। कितना भी मतलब महत्वपूर्ण काम है, फिर भी वो महत्वपूर्ण काम अगर सक्सेसफुली पूरा करना है तो आपका सुबह का जो योग है वो नहीं छोड़ना चाहिए। योग के लिए समय देना ही चाहिए। और चौथा जो तत्व है, एकाग्रता होनी चाहिए। जब भी हम योग करें तो हमारा मन वही जगह पर चाहिए। यहाँ तो शरीर है लेकिन मन कहीं भटक रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में उसी के बारे में एक सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। मन में उसी के बारे में जो क्रिया हो रही है, मानो कपालभाति हो रहा है तो कपालभाति के समय मन में एक चिंतन होना चाहिए सकारात्मक, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, ये चिंतन मन में होना चाहिए। नहीं तो कपालभाति तो कर रहे लेकिन कहीं भटक रहे। ऑफिस में आज कौन सी फाइल निपटानी है, कितनी फाइलें हैं, किसी की क्या फाइल है, किसी का क्या है, किसमें क्या मिलना है, किससे कितना मांगना है, वगैरह वगैरह सब वो फाइल के ऊपर डिपेंड रहता है ना, कितना कठिन काम है। तो वो सब विचार करते करते कपालभाति करेंगे तो कोई फायदा नहीं, उसका जीरो फायदा। तो ध्यान रहे, 4 तत्व योग साधना के 4 तत्व है, विधि, समय, और मैं वेट कर रहा हूं कि आपसे कोई बोल रहा है कि नहीं। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता, ये 4 तत्व है। योग साधना के 4 तत्व है, विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता। ये जब तक हम अपने अंदर डालेंगे नहीं है तब तक हमें पूरा योग का लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। नहीं तो 2-4 दिन किया, 8 दिन छोड़ दिया, 8 दिन किया, फिर महीना भर छोड़ दिया और बोलेंगे कि मैं 10-20 साल से हम योग कर रहे हैं, उस योग का कोई फायदा नहीं। और योग साधना में मानो एक हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम है, तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम भी आप आधा घंटा करेंगे तो भी आप पूर्णता आरोग्य प्राप्त करेंगे। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करेंगे तो भी आप पूर्ण आरोग्य प्राप्त करेंगे। आसन करेंगे 12 के 12 आसन तो भी आप पूर्ण आरोग्य प्राप्त होंगे। प्राणायाम करेंगे तो भी आरोग्य प्राप्त होगा। लेकिन यहां इतना देखें कि व्यायाम और प्राणायाम, जो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार है या हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम है, अलग अलग आसन है, उनके द्वारा हमारे हार्डवेयर मजबूत होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं ओपन होगी। सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के लिए हमें प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणों का नियोजन करना, प्राणों को नियंत्रित करना। अब जो हम सांसें बराबर बराबर ले रहे उनको नियंत्रण में लाना है, प्राणों को नियंत्रण में लाना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस, माने नियमन करना है, नियंत्रण करना है, नियोजन करना है प्राणों का। प्राणायाम का अर्थ समझ गए कि प्राणों को नियंत्रण, प्राण को नियंत्रण करना है, नियंत्रित करना है। जो बराबर 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 ले रहे तो उन्हें नियंत्रित करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है।
इतना ध्यान रखें। केवल आप भस्त्रिका का प्राणायाम भी ज्यादा करोगे तो भी आपको ज्यादा लाभ होगा। जब भी मैं बोल रहा हूं तब आप कपालभाति करने के लिए मैंने पहले दिन से बोला है, लेकिन कोई कपालभाति नहीं कर रहा है। सुनते जाओ और कपालभाति करते जाओ, वही प्राणायाम है ना। आपको 5 दिन में हम 5 दिन आएंगे तो उसका लाभ हमें ज्यादा बताना है। प्राणायाम से क्या लाभ होता है वो ज्यादा बताना है, तो इसलिए मैं क्रिया नहीं करूंगा, लेकिन आप तो कर सकते हैं। कपालभाति सब कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। जब मैं बता रहा हूं तो आप सुनते सुनते क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग में हम क्रिया ही करते रहेंगे तो क्रिया का लाभ हमारे शरीर पर किस प्रकार से होता है उसका पता ही नहीं चलेगा, तो क्रिया करने में मजा नहीं आएगी, मतलब क्रिया करने में प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मकसद होता है कि आप क्रिया करते रहो। अभी कपालभाति तो सबको पता है कि नहीं? कपालभाति सबको पता है कि नहीं? फिर उसमें सिखाना क्या है? केवल नाक से हवा का धक्का मार देना है। तो आप कपालभाति करते करते सुनो। भस्त्रिका में क्या सिखाने जैसा है? लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। उसमें भी कोई सिखाने का इतना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर पर किस प्रकार से कार्य करता है वो समझना बहुत जरूरी है। अब हमने देखा कि हमारे शरीर की प्राइम रिक्वायरमेंट है प्राण शक्ति। कौन सी रिक्वायरमेंट है? प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति पर्याप्त होने के बावजूद हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो रही है, तो अवशोषित करने वाली शक्ति कौन सी है? हीमोग्लोबिन। देखो 2 दिन के बाद बार बार बोलने के बावजूद भी आप भूल जाते हैं, क्योंकि अपना ध्यान नहीं है। हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। वो फिर भी हमारे शरीर में कमी हो रही है। वो अंदर उसको लेने वाली व्यवस्था कौन सी है? हीमोग्लोबिन है। खून के अंदर हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन कमजोर है। क्यों कमजोर है? हमारा पेट का कार्य बराबर नहीं है। कितना सिंपल है देखो। हमारी जरूरत, अगर प्राण शक्ति हमारे शरीर में पर्याप्त हो तो हमारे शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। प्राण शक्ति बराबर होनी चाहिए। फिर आप किसी भी योगी क्रिया द्वारा प्राण शक्ति को बढ़ाए, उसे पूरा के पूरा पैकेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राइम रिक्वायरमेंट है प्राण, उसको शरीर में अवशोषित करने वाली शक्ति है हीमोग्लोबिन। आज हीमोग्लोबिन कमजोर है। सारे विश्व के मानव जाति का हीमोग्लोबिन कमजोर है। तो ये क्यों कमजोर है? आप बाद में करो, बाद में करेंगे हम सब। अभी भी एक्सरसाइज तो किया ना, फिर भी बीच में कपालभाति करते रहो। हीमोग्लोबिन कमजोर क्यों है? बोलो सब। पेट का काम ठीक नहीं है। वो बार बार बोलने से भी आप चुप बैठते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं बराबर। मैं 3 दिन से बोल रहा हूं। हीमोग्लोबिन कमजोर क्यों है? तो पाचन ठीक नहीं है। और पाचन ठीक करने के लिए हमें साधारण सी क्रिया पूज्य गुरुदेव जी ने दी है, उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति करके हमारा अगर पाचन ठीक होता है तो हमारे पेट के सभी अंगों का कार्य सुचारू रूप से भगवान की योजना अनुसार होगा। कौन से अंग है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। इन सभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री है, मानो मोदी सरकार के मंत्री है। आप शांति से जरा सुनो। बार बार वो बताएंगे जाएंगे तो और भी 2 लोग वहां देखते रहते हैं। शांति से हर कोई सुन रहा है, तो एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हमारा भी ध्यान बढ़ जाता है कि क्या मेरे से कोई गलती हो रही, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या। तो समझाने की कोशिश मत करो, अपना अपना सुनो तो मजा आ जाएगा। तो
पेट को ठीक करने से अपने कौन से अंग ठीक होंगे? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी अंगों का कार्य अगर बराबर होगा तो शरीर की संपूर्ण शुद्धि कार्य भी सही होगा, शरीर में कहीं मल नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा, शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचेगा। ये 3 चीजें देखा ना 2 दिन हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, उन सेल्स के अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है किस प्रकार के हार्मोन्स तैयार करने हैं, किस प्रकार के हार्मोन्स तैयार करने हैं, उसका प्रोग्रामिंग किया है। लेकिन प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एक सेल के अंदर एनर्जी निर्माण होनी चाहिए। वो एनर्जी कैसे निर्माण होती है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन इंसुलिन के माध्यम से होता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है क्या? आग लगाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। ये शिक्षक को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर पर इफेक्ट कैसे होता है। तो अपने शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर ये मिनी किचन है, इतने मिनी किचन के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है इंसुलिन के माध्यम से, और वहां पर एनर्जी निर्माण होती है 240 वोल्टेज, और ये निरंतरता से एनर्जी निर्माण होती है। तो उसी एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है। प्रोग्राम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया कि नहीं? तो प्रोग्राम पवित्र है, पूर्ण स्वरूप है। जो भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है वही कार्य बनेगा, उसी प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे। आंखों में सुनने के हार्मोन्स बनेंगे क्या? आंखों में दृष्टि के ही हार्मोन्स बनेंगे। तो आंखों के अंदर अगर दृष्टि के हार्मोन्स निरंतरता से बनते रहेंगे तो आंखों की समस्या नहीं आएगी, चश्मा नहीं लगेगा, कैटरैक्ट नहीं होगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। डबल विजन, लाइट विजन, नाइट विजन, कलर विजन, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई कमांड नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हमारा पेट ठीक रखना है। अब देखो, अब अपना पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या दे रहा है? इंसुलिन दे रहा है। ये इंसुलिन जितना जाएगा उतना समय आग जलेगी एक एक सेल के अंदर। अगर पर्याप्त एनर्जी निर्माण करने के लिए 100 पॉइंट इंसुलिन जाना चाहिए, और अगर ये पैनक्रियाज थक गया है, पैनक्रियाज थक गया है और 100 की जगह 50 पॉइंट ही इंसुलिन दे रहा है, तो क्या होगा? एक एक सेल में 50% शुगर जलेगी, 50% शुगर जलेगी, और 50% क्या होगी? स्टोर होगी कि नहीं? बैलेंस रहेगी। ग्लूकोज माने शुगर, पाचन होने से आहार का ग्लूकोज में रूपांतर होता है। ग्लूकोज तो एक एक सेल में आता रहेगा, लेकिन पैनक्रियाज महाराज थक चुके हैं तो 50% इंसुलिन दे रहे हैं, तो शुगर का जलना कितना होगा? 50% शुगर जलेगी और 50% क्या होगी? स्टोर होगी। अभी पूरे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर 50% शुगर हर घड़ी बैलेंस रहती गई, तो फिर शुगर ही शुगर होगी शरीर में, और फिर उसको क्या बोलेंगे हम? हाई शुगर की बीमारी हो गई। तो हाई शुगर की बीमारी मीठा खाने से नहीं हुई, हाई शुगर की बीमारी मीठा खाने से नहीं हुई। क्यों हो गई? पैनक्रियाज ने काम नहीं किया बराबर, पैनक्रियाज ने बराबर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं दिया। पैनक्रियाज ने इंसुलिन 100 पॉइंट के लिए 50 पॉइंट ही दिया, इसलिए 50 पॉइंट ही काम हो गया और 50 पॉइंट शुगर बैलेंस हो गई, तो हाई शुगर की बीमारी हो गई। तो ध्यान में रहे, हाई शुगर की बीमारी ज्यादा मीठा खाने से नहीं होती है। फिर कोई आपको बोलेगा, फिर डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप शुगर मत खाओ, ज्यादा मीठा मत खाओ? उसका कारण है कि पहले से आपका पैनक्रियाज बराबर काम नहीं कर रहा है।
और इस कारण शुगर बैलेंस हो रही है, तो और आप मीठा खाएंगे तो और बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस बढ़ जाएगा। जैसे मेरी 660 शुगर होगी, 660 शुगर होगी, और फिर भी मैं मीठा खाता रहूं तो क्या होगा, और शुगर बढ़ेगी। इसलिए बोलते हैं डॉक्टर कि मीठा मत खाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती है। शुगर की बीमारी पैनक्रियाज ने काम बराबर नहीं किया इसलिए होती है। अब ये तो समझ में आपको। तो दूसरा, कभी कभी क्या होता है, ये पैनक्रियाज किसी दवा के इफेक्ट के कारण, साइड इफेक्ट के कारण पागल हो गया और 200 पॉइंट शुगर इंसुलिन देने लगा। पागल हो गया, मतलब दिन रात इंसुलिन 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 निर्माण करता रहा। तो 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट जन निर्माण करता गया। तो क्या होगा, शुगर ज्यादा जलेगी, मतलब डबल शुगर जलेगी। और डबल शुगर जलने से क्या होगा, शरीर की मात्रा जितनी, शरीर के अंदर शुगर की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी, तो हमें चक्कर आने लगेंगे, हम खड़े न हो पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो गई, लो शुगर की, बराबर सबको पता है। तो लो शुगर की बीमारी कम शुगर के खाने के नहीं हो रही, वो पैनक्रियाज महाराज पागल हो गए, वो डबल इंसुलिन दे रहे, इसलिए शुगर की मात्रा कम हो गई और हमें चक्कर आने लगा, हम खड़े नहीं हो पा रहे। तब उसमें क्या लोग करते हैं, एक चॉकलेट बरोबर रखते हैं, कोई खड़ी साकर रखते हैं, कुछ मीठी चीज रखते हैं कि नहीं। थोड़ी सी मीठी चीज खाने से वो एकदम सीधा हो जाता है, मतलब उसे चक्कर बंद हो जाती है। तो समझ गए डायबिटीज। तो डायबिटीज ठीक करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय बताए योग साधना में। योग साधना में अनेक प्रकार के उपाय, पैनक्रियाज को ठीक करना है। तो हम तो सीधा मोदी सरकार के सभी मंत्री को हिलाते कि नहीं, कपालभाति में एक मंत्री को नहीं हिलाते, पूरे मंत्रिमंडल को हिला रहे। ऐसे एक स्ट्रोक में सारा मंत्रिमंडल हिल रहा है। तो पैनक्रियाज का कार्य सही रहेगा तो हमें जीवन भर, आप कितना भी मीठा खाओ, अब मेरा 25 साल में कोई गोली नहीं है और नॉर्मल शुगर है, और मैं अभी कितना भी मीठा खाऊं मुझे शुगर की समस्या नहीं होती है, क्योंकि अभी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिव है। उनको पता होता है कि अभी महाशय ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा इंसुलिन निर्माण करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा ड्यूटी करके ज़्यादा इंसुलिन निर्माण करेगा तो ज़्यादा वाली शुगर बर्नआउट होगी, यूटिलाइज होगी शरीर के कार्य के लिए। ये शुगर जलाना मतलब राख करके फेंकना नहीं है, शरीर के कार्य के लिए एनर्जी निर्माण करना है। शरीर का कार्य उसी एनर्जी पर चलता है, एक एक सेल के अंदर एनर्जी निर्माण होती है और उस एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है, और प्रोग्राम अलग अलग हार्मोन्स का बनाया है भगवान ने, तो अलग अलग हार्मोन्स बन जाते हैं और अपना शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। कितना सिंपल है कि नहीं, खाली पेट को ठीक रखना है। बाकी तो ये माहिती के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन अपना काम क्या है, पेट को ठीक रखना है। अब क्या होता है, मोटापा है ना, मोटापा बढ़ता है तो लोग बोलते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं, बीवी का ज्यादा प्यार है। ये ज्यादा खाना या कम खाना या गरिष्ठ खाना या ज्यादा पौष्टिक, माने घी, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, ये जो गरिष्ठ पदार्थ है वो खाने से मोटापा बढ़ता है, ये धारणा गलत है। आप ज्यादा गरिष्ठ पदार्थ, ज्यादा फैटी पदार्थ या ज्यादा चर्बी वाले पदार्थ खाते हैं, इस करके आपको मोटापा हो गया, ये धारणा गलत है। अब वो धारणा आपको क्लियर होगी कि हमारा शरीर में फैट जमा होता है, फैट अलग अलग जगह स्टोर होता है। कभी कभी इसकी गर्दन ऐसी बड़ी होती है, ये बाहु वगैरह ऐसे ऐसे होते रहते हैं, पेट इतना बड़ा होता है, सब जगह फैट ही फैट जमा होता है। उसका कारण है हमारा या लीवर है, राइट साइड में क्या है, लीवर। सभी बोलो, मैं अकेला इतना जोर जोर से बोल रहा हूं,
आपको बोलने में क्या तकलीफ है? एक बार राइट साइड में लीवर है, तो ये लीवर पाचक रस देता है, तभी अपना पेट के अंदर जो आहार लिया है उस आहार का पाचन होता है। लीवर क्या देता है? अनेकों प्रकार के पाचक रस देता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का हम आहार ले रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार का आहार डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के पाचक रस चाहिए। तो ये अपना लीवर जो है ये पाचक रस देता है नियमित। और दूसरा पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज, अब तक तो बताया कि वो क्या निर्माण करता है? इंसुलिन। लेकिन केवल इंसुलिन नहीं निर्माण करता है, जैसे अपना लीवर पाचक रस निर्माण करता है उसी प्रकार से लीवर तो 100% पाचक रस निर्माण करता है, लेकिन पैनक्रियाज 90% पाचक रस तैयार करता है। कितना करता है? 90%। 10% खाली इंसुलिन के लिए उपयोग करता है। कितना? 10%। तो दोनों मिलकर पाचक रस तैयार करते हैं। अभी कपालभाति करने से पेट अगर हमारा ठीक है, पेट हमारा ठीक है, माने किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और ये सब अंग ठीक है, बराबर काम कर रहे हैं, तो ये पाचक रस बराबर देते रहेंगे और अन्न का बराबर पाचन होगा। उसमें एक रस है पित्त। कौन सा? पित्त। तो पित्त का काम है अपने शरीर में जो भी फैटी पदार्थ हम खाएंगे उसमें अंदर जो फैट आए हैं वो फैट को यूटिलाइज करना शरीर के कार्य के लिए। फैट को शरीर के कार्य के लिए यूटिलाइज करना है। फैट को, चर्बी जो है फैट है, उसको किसके लिए उपयोग करना है? शरीर के कार्य के लिए उपयोग करना है। लेकिन कब होगा उपयोगी? जब पित्त जनरेट होगा, पित्त निर्माण होगा, समय समय पर पित्त पर्याप्त निर्माण होगा। अब जैसे इंसुलिन का बताया मैंने, माने ये पित्त फैट को सही मात्रा में यूटिलाइज करने लायक बने, इसलिए 100 पॉइंट पित्त जनरेट करना है। ऐसा मान लो 100 पॉइंट। अगर ये महाशय थक गए, बचपन से हिलाया नहीं कभी, खाली खिलाया तो एक समय आया वो थक गए, अभी वो 50% ही पित्त जनरेट कर रहे हैं। 50% पित्त जनरेट कर रहे हैं तो 50% फैट क्या होगा? बैलेंस होगा और पूरे शरीर में जगह बनाएगा। किधर जहां जगह मिलेगी वहां जगह बनाएगा। आप फैटी पदार्थ खा रहे और पित्त, ये लीवर महाशय थक गए तो वो 50% ही पित्त जनरेट करेंगे, 50% फैट यूटिलाइज होगा और 50% क्या होगा? बैलेंस होगा। जो बैलेंस अपनी अपनी जगह बना लेगा, जहां जगह मिलेगी वहां पर जम जाएगा। तो यहां आपको समझ में आएगा कि मोटापा ज्यादा खाने से, ज्यादा गरिष्ठ खाने से होता है क्या? नहीं है। क्यों हो रहा है? ये लीवर महाराज ने पित्त का जनरेशन बराबर नहीं किया। और कभी क्या होता है? उल्टा होता है। ये लीवर महाराज पागल हो गए और पित्त 200 पॉइंट जनरेट करने लगे, तो क्या होगा? पूरा फैट है ना, फैट, ज्यादा फैट बर्नआउट करता रहेगा, यूटिलाइज करता होगा। तो देखो किसी के नसा नाड़ियां ऊपर दिखने लगती है, फैट कम हो गए ना, तो ऐसा एक्सरे मशीन जैसा आदमी हो जाता है। तो घर में दूसरा कोई मेहमान आता है तो बोलता है इसको कुछ खिलाती क्यों नहीं है, ये एकदम ऐसा एक्सरे मशीन जैसा हो गया। तो माताएं भगिनी क्या बोलती है? अरे ये तो आदमी दो आदमी का खाता है, लेकिन उसके अंग ही नहीं लगता है। अंग लगता नहीं, अंग ज्यादा लगता है। ये ज्यादा लगता है क्योंकि ये लीवर महाराज बिगड़े हुए, पित्त ज्यादा जनरेट कर रहे हैं और पूरा जितना भी फैट आता है उसको बर्नआउट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए फैट नहीं है शरीर में और फिर ऐसे एक्सरे मशीन जैसा होता है। तो ध्यान रहे कि अपना लीवर अगर सही है, लीवर जागरूक है, तो लीवर को पता चलेगा महाशय को लॉटरी लग गई है, अब ज्यादा घी खा रहे हैं,
ज़्यादा घी खा रहे हैं, बादाम पिस्ते खा रहे, तो मुझे अभी ज़्यादा काम करके क्या ज़्यादा निर्माण करना है, पित्त ज़्यादा निर्माण करना है। वो लीवर जागरूक है, ये लीवर है ना जागरूक है। जब हमने कपालभाति किया है, मरकटासन किया है, तो हमारे पेट के सभी अंग जागरूक है, तो लीवर भी जागरूक है। तो लीवर को पता चलेगा महाशय को लॉटरी लग गई है, कहीं से घबाड़ मिल गए, और इसलिए ये फैटी पदार्थ खा रहे रोज सुबह दोपहर शाम। अभी मुझे ज्यादा ड्यूटी करके पित्त ज्यादा जनरेट करेगा, वो ज्यादा जनरेट करेगा, और अपना जो फैट बढ़ने वाले फैट है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम लिमिट के ऊपर जा रहे फैट, उसको यूटिलाइज करेगा और अपना शरीर का आकार सुंदर सुडौल और आकर्षक रखेगा। कभी लीवर को पता चलेगा महाशय एकदम दरिद्र अवस्था में चले गए हैं, इनको फैटी पदार्थ नहीं मिल रहे, तो अभी मुझे थोड़ा सा शांति से काम करना पड़ेगा और पित्त कम जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये महाशय ऐसे एक्सरे मशीन जैसे हो जाएगी। समझ गए? अभी मोटापा मोटापा करते, बहुत बड़ी चीज नहीं मोटापा। वो मोटापा इसलिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है? लीवर ने पित्त नहीं निर्माण किया बराबर। लीवर नाम का जो मंत्री है मोदी सरकार का, वो अगर सही काम करे तो शरीर का आकार सुंदर सुडौल और आकर्षक रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। इसलिए मोटापा करके दौड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, फिर भी मोटापा नहीं कम हो रहा है, क्योंकि जिम का व्यायाम किया तो आकर एकदम खा गए, ज्यादा खाया। तो ये जो है ना, सभी शिक्षक को पता होना चाहिए कि मोटापा खान पान से नहीं बढ़ता है या खान पान से कम नहीं होता है। किस कारण होता है? लीवर ने बराबर पित्त जनरेट नहीं किया, बराबर। तो लीवर ने पित्त जनरेट करना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? लीवर को हमेशा हिलाना जरूरी है, तो हिलाते रहो, नहीं तो थोड़ा समय के बाद भूल जाते हैं। समझना ज्यादा जरूरी है। अब आपको समझ गया ना कि डायबिटीज क्यों होता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल ने बराबर इंसुलिन नहीं दिया। सही इंसुलिन देना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। मोटापा क्यों हो रहा है? लीवर ने पित्त जनरेट करना है, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस करना चाहिए। जैसे खान पान है, मतलब आदमी जिस प्रकार का खान पान कर रहा है उसके अनुसार पित्त जनरेट करना चाहिए या इंसुलिन जनरेट करना चाहिए। अब ये दो बातें समझ गई। और हार्ट की समस्या होती है, हाई बीपी की। क्या होता है? हाई बीपी की समस्या होती है, और फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज की समस्या आती है। तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल ये जब ज्यादा बनता है तो अपने नस नाड़ियों के अंदर परत बनाता है, शैवाल। अपना रबरी पाइप, गार्डन में रबरी पाइप से पानी डालते कि नहीं, तो ज्यादा समय पानी डालते डालते उसके अंदर क्या बनता है? शैवाल बनता है कि नहीं, हरा हरा शैवाल बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये बैड कोलेस्ट्रॉल नस नाड़ियों के अंदर घूमना शुरू होता है, और ये घूम कर परत जमा करता है। अभी नस नाड़ियों की ये ऐसी डीपनेस है, तो ब्लड बराबर जा रहा है ना, आराम से। अभी जब इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की परत जमा होगी तो धीरे धीरे ऐसे होता जाएगा। तो हार्ट को ब्लड पहुंचाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो एक समय आएगा वो ऐसे चिपक जाएगा, फिर बोलेंगे ब्लॉकेज हो गए। लेकिन मेन कारण क्या है उसका? बैड कोलेस्ट्रॉल। देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। अपना सब्जेक्ट अभी क्या है कि हार्ट के हाई बीपी या ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? बैड कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा निर्माण हो रहा है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण कौन कर रहा है? ये मोदी सरकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो ठीक काम नहीं कर रहा है।
आहार का पाचन ठीक ना होने के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है। समझ जाओ, सब काम जो पेट पर है, पेट अगर सही है तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण नहीं होगा। पेट अगर सही है तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण नहीं होगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण नहीं होगा तो हाई बीपी की समस्या या ब्लॉकेज की समस्या आएगी क्या? क्योंकि परत जमाने वाला उसको निर्मित को ही बंद कर दिया है, निर्मित की फैक्ट्री बंद कर दी। ये फैक्ट कौन सी है? पेट। अपचन होने से बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है। क्या होता है? अपचन, कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन होने से अपने पेट के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल खून के साथ घूमता रहता है पूरे शरीर में। इसलिए केवल हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आते, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आते, पूरे शरीर में जहां भी कोलेस्ट्रॉल की परत जमा होगी वहां पर ब्लॉकेज आ सकते हैं। इतना ध्यान रखें। केवल हार्ट में, आप हार्ट के आप पे पता होगा है कि हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, ऐसे नहीं है, शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज आ सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ज्यादा हुई। बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण किसने किया? मोदी सरकार ने। बोलो ना भाई, इसीलिए तो ध्यान मैं नाम देता हूं ना। ये मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम नहीं कर रहे तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे ही मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद हो जाएगी, और जो बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, आने का संभव ही नहीं। बराबर समझ गए? तो उसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। वो बोलेगा नहीं कोलेस्ट्रॉल कौन निर्माण कर रहा है, पोपटराव सीधा बोलते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री ने बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित की है। ऐसा नहीं बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर क्या बोलता है? उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। तो डॉक्टर डाइल्यूट होने की गोली देता है। क्या देता है? लेकिन कभी भी कोलेस्ट्रॉल निर्मित बंद करने का इलाज नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता है ये कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा। ये मेरा जीवन भर का ग्राहक बनना चाहिए। इसलिए उसको पता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कौन निर्माण कर रहा है? मोदी सरकार के मंत्री। कौन कर रहा है ये बैड कोलेस्ट्रॉल? वो कभी बोलेगा नहीं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद करो। वो निर्मित चालू रहने दो, निर्मित चालू रहने दो, और मेरे पास आकर गोलियां लेते रहो और ये बैड कोलेस्ट्रॉल डाइल्यूट करते रहो। बरोबर समझ गए क्या? सब समझ गए? कितना समय हो गया? 8 बज गए, 20 मिनट है। ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाई बीपी क्यों हो रही है तो सब अपने हाथ में है कि नहीं? अगर पाचन ठीक रहे तो हाई बीपी की समस्या ही नहीं आएगी। अब और एक बीमारी है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है कि नहीं? दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। यहां पर बाल झड़ना, बाल झड़ना, आंखों पर चश्मा आना, ब्रेन डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस होना, बराबर? मेमोरी लॉस हो जाती है, घर वाले को भी पहचानते नहीं है, डिमेंशिया हो गया। अब अभी आप घर वाले को पूछते हैं आपके इसमें यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में, ऐसा पूछते हैं। तो ये मेमोरी लॉस, आंखों पर चश्मा, कान की सुनने की क्षमता कम हो गई, मतलब यहाँ के सब डिसऑर्डर, यहाँ की डिसऑर्डर। तो किस कारण हो रही है? कफ ज्यादा हो गया। क्या हो गया? कफ। निमोनिया होता है कि नहीं? बोलता है डॉक्टर, क्या बोलते हैं? अभी तो इतना कफ भर गया है कि निमोनिया बढ़ जाएगा और मरेगा, सीधा बोलता है। लेकिन ये कफ क्यों बन गया और किसने बनाया? यहाँ पर कफ कहाँ जमा होता है? यहाँ पर जमा होता है और यहाँ पर जमा होता है, बरोबर? कफ की 2 जगह है, यहाँ पर जमा होता है, फिर यहाँ जमा होता है। तो
दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह, तो सर्दी खांसी वगैरह हो जाती है। यहाँ बनता है तो यहाँ के सभी अंगों में कफ भरा है ना, कफ, तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है। और ब्लड सर्कुलेशन से क्या जा रहा है हर एक अंगों को? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। तो बंद हो गया कि नहीं? यहाँ पूरा कफ भरा है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो सेल्स कार्यरत है, ब्रेन सेल है, हेयर सेल है, आई सेल्स है, और सेल्स है, नोज सेल्स है, टंग सेल्स है, इनको क्या नहीं पहुंच रहा है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ का काम नहीं बराबर होगा, तो फिर मेमोरी लॉस होगा, ब्रेन डिसऑर्डर होगी। लेकिन उसका मेन कारण क्या है? कफ। मेन कारण क्या है? कफ। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कफ को डाइल्यूट करने की दवा देगा, लेकिन कफ निर्माण करने की बात नहीं, निर्माण हो रहा है वो बंद करने की बात नहीं करेगा। हमेशा बताएगा ये कफ को निष्कासित करना चाहिए, उसके लिए मैं गोली देता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ। लेकिन ये कफ क्यों निर्माण होता है पता है? ये मोदी सरकार के मंत्री पाचन बराबर नहीं कर रहे, इसलिए आहार का कफ में रूपांतर हो रहा है। आहार का क्या होगा? पूरा डाइजेस्ट होगा तो पाचक तत्व बनेंगे, पूरा डाइजेस्ट होगा तो पाचक रस बनेंगे, पोषक तत्व बनेंगे, पोषक तत्व जो आंतों द्वारा अवशोषित होंगे, पोषक तत्व। लेकिन पोषक तत्व बनने के बजाय क्या होगा? कफ निर्माण होगा ज्यादा। अपचन के कारण, इनडाइजेशन के कारण कफ बनता है। अपचन होगा, इनडाइजेशन होगा, कब्जियत होगा, तो आहार का क्या बनेगा? कफ बनेगा, और ये कफ यहां जमा होगा, यहां जमा होगा। पर सही उपाय क्या है? कफ को डाइल्यूट करने की गोली खाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पाचन को ठीक करना है। कितना सिंपल है। हर घड़ी आपको कहीं से भी आप घूम फिर के आएंगे, इलाज यहाँ पर है, पेट पर है। पेट सही होना चाहिए। पेट का कार्य सही है तो ना हार्ट हाई बीपी की समस्या होगी, ना दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या नहीं होगी, या ब्रेन डिसऑर्डर नहीं होगी, मेमोरी लॉस नहीं होगा। ये सब इसके ऊपर निर्भर है। अब बाकी बची है बीमारी ऑर्थराइटिस, है ना? ऑर्थराइटिस सबको पता है ना? ऑर्थराइटिस ये ऐसे अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी किसी की तो रीढ़ की हड्डी भी ऐसी बेंड हो जाती है, झुक झुक के चलते हैं कि नहीं? झुक झुक के चलते हैं। अपने हाथ के अंदर ये भी ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, और वो फिर सीधे नहीं होते। अगर उसको सीधे जबरदस्ती कराया जाएगा तो बम मारता है, क्यों? पेनिंग होता है वहां पर। यहाँ जॉइंट्स में, सब शरीर में ऑर्थराइटिस। फिर ऑर्थराइटिस के अनेक प्रकार है, रोमेटाइड आर्थराइटिस और कोई आर्थराइटिस वगैरह, वो देखने की अपनी कोई जरूरत नहीं है। ऑर्थराइटिस हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड अपनी जगह जॉइंट्स में बनाता है। यूरिक एसिड कहाँ जम जाता है? जॉइंट्स के अंदर जम जाता है। यहाँ पर हिप जॉइंट में, यहाँ पर ये यूरिक एसिड अपनी जगह बना देता है अलग अलग जॉइंट्स में। फिर यूरिक एसिड है कि नहीं? एसिड से जलता है ना? तो एसिड से जलता है, माने यहाँ जो कार्टिलेज है, अभी ये मेरी उंगली, ये देखो, ये ऐसी हो रही कि नहीं? क्योंकि यहाँ कार्टिलेज है, रबर जैसा पदार्थ है, रबर। ये दो हड्डी के बीच में रबर जैसा पदार्थ है, और इसमें आ गया यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड उसको बर्न आउट करता है। यूरिक एसिड ये जो रबर जैसा पोर्शन है, जो इसकी मूवमेंट बराबर कर रहा है, ऐसी मूवमेंट बराबर कर रहा है, तो पेनिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ रबर जैसा पदार्थ है। रबर जैसा लिक्विड बना के यहाँ भर दिया है भगवान ने, तो उसी को बर्न आउट कर देता है। फिर वो निकल गया, फिर हड्डी पर हड्डी आ गई, तब पेनिंग होता है। तो ये एक ही साइड में ऐसी झुक जाती है, तो फिर दोबारा ठीक होने का नाम नहीं लेती है। वो ऐसा मूवमेंट बंद हो गया, क्योंकि वो कार्टिलेज नहीं है, वहां पर अंदर कार्टिलेज नहीं है, ये मूवमेंट बंद हो गई। ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ऐसे रहेगी। फिर किसी को कंघी करते समय ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहता है, मतलब कोई काम ठीक से नहीं करता है। उसका कारण क्या है? समझ गए?
यूरिक एसिड पूरे शरीर के जॉइंट्स में जम गया, यूरिक एसिड। अब पता करना है कि यूरिक एसिड बनाता कौन है ना, ये बनाता कौन है भाई, जरूरी नहीं। फिर भी ये निर्माता हम ही है, क्योंकि हमने पेट को खाली खिलाते गए, कभी हिलाया नहीं है, इसलिए सब सुस्त हो गए और अपचन हो गया, कब्जियत हो गया। इसलिए क्या बनता है, यूरिक एसिड निर्माण होता है। सब निर्माता यही है, मोदी सरकार। सब बीमारी का निर्माता कौन है? अरे एक बार तो बोलो मोदी सरकार। डरते क्यों है? मोदी सरकार उनको नहीं, हम बोल रहे, ये हमारा वाला मोदी सरकार है। और हमारे मोदी सरकार के मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गाल ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री अपने मंत्री है, अपना मोदी। हमारे पेट को हमने मोदी सरकार का नाम दिया है, वो मोदी सरकार का थोड़े हम बोल रहे। तो आप थोड़ा डर रहे, बोलने के लिए डर रहे। तो कितनी सारी बीमारी हो गई कि नहीं? डायबिटीज की बीमारी, मोटापा की बीमारी, हाई बीपी की, ब्लॉकेज की बीमारी, ये दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की बीमारी, ये ब्रेन डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस, फिर ये आर्थराइटिस की समस्या। इन सब समस्या का निर्माता कौन है? अरे मोदी सरकार बोलो, थोड़ा ध्यान में तो रहेगा ना। मजे में बोला तो ध्यान में तो रहेगा। ये सब बीमारी की जड़ कौन है? मोदी सरकार। अपना वाला मोदी सरकार, समझ गए? इतना ध्यान रहेगा ना अभी। ये सब जब इस शरीर में जो भी बीमारी हो रही है, जो भी डिसऑर्डर हो रही है, उसका निर्माता कौन है? गुड। तो कितना सिंपल है, सारी बीमारी के लिए कई सारी दवाएं है ना, अलग अलग बीमारी के लिए हजार, लाखों, करोड़ों प्रकार की दवाएं हैं। लेकिन यहाँ एक ही दवा है, कपालभाति, एक ही दवा है। या मरकट आसन, कपालभाति करो या मरकट आसन करो। पेट बड़ा है तो मरकट आसन करो, पेट छोटा है तो कपालभाति करो, एक ही दवा है। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। आप अगर 1800 के ऊपर कपालभाति में जाएंगे रोजाना कंटिन्यूअसली, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की डिसऑर्डर नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं। मैं 25 साल से कोई दवा नहीं ली। कोरोना पीरियड में वैक्सीन तक नहीं लिया है मेरे घर में किसी ने, और किसी को कोरोना नहीं हुआ है। मेरी ऐसी मानना थी कि कोरोना का जीवाणु अगर हमें काटेगा तो वो मर सकता है, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। इतनी अपनी अंदर बाहर सुरक्षा कवच तैयार होता है, अंदर बाहर से सुरक्षा कवच तैयार होता है। कब होगा? जब मोदी सरकार के काम मंत्री बराबर काम करेंगे। मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम करेंगे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए अनेकों प्रकार की दवा, अनेकों प्रकार का इंजेक्शन, अनेकों प्रकार के ऑपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 99% ऑपरेशन फालतू किए जाते हैं। 99% ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1% आप बोलेंगे, तुरंत कोई साधक बोलेगा भाई 1% काय के लिए छोड़ा है, तो वो एक्सीडेंट के लिए छोड़ा है। काय के लिए? वहां एक्सीडेंट में पाव टूट गया और पोपटराव बोलेंगे कपालभाति को, पोपटराव को छोड़ेंगे ना, कपाल ऐसे पाव रखो, जो बाजू में टूट गया है ऐसे रखो साइड और कपालभाति होगा क्या? तो 1% काय के लिए रखा है? एक्सीडेंट के लिए रखा है। 99% अपने शरीर में मोड़ तोड़ वगैरह कुछ जरूरी नहीं है। जो ये क्या क्या निकालते हैं देखो, एक तो गर्भाशय निकालते हैं, अपेंडिक्स काट के निकालते हैं। यहाँ क्या होता है उसको, टॉन्सिल काट के निकालते हैं। ये भगवान पागल था क्या? ये डॉक्टर बोलता है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी आपके 2 बच्चे हो गए, अभी गर्भाशय की क्या जरूरत है, निकाल डालो। ये डॉक्टर डिसाइड करता है। भगवान पागल था।
गर्भाशय दिया है, फिर अपेंडिक्स दिया है। अपेंडिक्स बोलते क्या, इसका तो कुछ काम नहीं रहता है, अभी उसको काट देते हैं। भगवान पागल था क्या ये सब पार्ट जोड़ने के लिए? भगवान ने किसी न किसी पूरे शरीर का हिस्सा है, वो गर्भाशय महिला के पूरे शरीर के हिस्सा है, वो खाली बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। अपेंडिक्स है, पूरा ये टॉन्सिल्स है, ये सब अपने शरीर का भाग है, कुछ न कुछ काम के लिए दिया है। अभी जैसे गर्भाशय अगर निकाल डाला तो उस औरत को पीठ की बीमारी जीवन भर कभी ठीक नहीं होगी। दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कितना बड़ा डॉक्टर असो, कितनी औषधि ले लो, पीठ की दर्द कभी जाएगी नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, सबको एक गाइड करो, कोई ऑपरेशन नहीं करना है, कोई पार्ट शरीर का काट कर नहीं निकालना है। उसके पहले ही कपालभाति करो। पेट ठीक है तो कोई गलत होने की संभावना ही नहीं है, कैंसर होने की संभावना ही नहीं है। जब मेरा थ्रोट कैंसर 3rd स्टेज में था, एक गोली नहीं खाई, एक गोली नहीं खाई मैंने, और 2.5 वर्ष के लिए पैशेंस रखा, धीरज रखा, और कपालभाति बढ़ाता गया 10,000 तक। तो 1 रुपया खर्च ना किए हुए, कोई तोड़फोड़ ना करते हुए कैंसर ठीक हो गया। ऑक्सीजन की, जहां भी ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन कौन है? भगवान। जहां भगवान है वहां गलत हो सकता है क्या कुछ? जहां ऑक्सीजन है वहां पर कोई गलत काम हो नहीं सकता है। वहां कैंसर की सेल्स भी जीवित नहीं रहते हैं, उनको कार्बन चाहिए। जहां कार्बन होगा वहां ये कैंसर के सेल बढ़ जाएंगे, कैंसर के सेल बढ़ जाएंगे और कैंसर होगा। तो ध्यान रहे, हमारे शरीर में अगर हमारा पाचन ठीक है तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। और मैंने कोई 25 साल में दवा नहीं ली है, डॉक्टर के पास नहीं गया है। कई सारे डॉक्टर मेरे पास आके, MBBS MD डॉक्टर आके मेरे से फ्री में ठीक हो गए। उनको पता था, लेकिन एक्चुअली करना क्या चाहिए वो पता नहीं। आज सभी डॉक्टर बीमार है। सब डॉक्टर सिगरेट पीते हैं कि नहीं? ज़्यादातर दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, खाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं विटामिन D के लिए, करते हैं कि नहीं? मतलब वो बीमार है। जो बीमार नहीं है वो इन सब चीज़ों से परावृत्त रहेगा। जो बीमार नहीं है वो इन सब चीज़ों से परावृत्त रहेगा। वो कभी नॉनवेज नहीं खाएगा। हम नॉनवेज खाने वाले को नॉनवेज खाओ मत ऐसा नहीं कभी बोलते। नॉनवेज खाने वाले को, दारू पीने वाले को आप दारू बंद करो, आप नॉनवेज बंद करो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता है। आप जो खाना है वो खाना चालू रखो, पीना चालू रखो। कपालभाति 2000 तक जाओ, 1 साल के अंदर वो खुद ही, क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में नॉनवेज खाने की कमांड नहीं है, दारू पीने की कमांड नहीं है। भगवान ने पवित्र प्रोग्राम बनाया है, इसलिए किसी को जबरदस्ती दारू छोड़ो, दारू छोड़ो, दारू छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं। खाओ पियो मजा करो, खाली मेरा एक ही सुनो, कपालभाति 2000 करो। 2000 करने से पेट ठीक होगा। अपने शरीर में एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। एक सेल में एनर्जी निर्माण होगी, वहां की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। और सॉफ्टवेयर में दारू पीने की कमांड है क्या? भगवान ने डाली है। नॉनवेज खाने की कमांड है क्या? कैटरैक्ट होने की कमांड है क्या? नहीं है। कैंसर होने की कमांड है? नहीं है। प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी तो ओरिजिनल प्रोग्राम ओपन होगा और शरीर में कहीं कोई गड़बड़ी या ब्रेन सेल में दारू पीना या तंबाकू खाना या सिगरेट पीना की कमांड नहीं है। ब्रेन सेल में पवित्र प्रोग्राम है भाई। तो वो आदमी खुद ही आता है मेरे पास, बोलता है गुरुजी आपने सही बोला था, जो खाओ पियो मजा करो, लेकिन ये मजा करते करते पेट ठीक हो गया तो अभी ये खाने की इच्छा नहीं है, दारू पीने की इच्छा नहीं होती। फुकड़ भी कोई पिलाए तो भी नहीं होगा, फुकड़ भी कोई देगा तो भी नहीं इच्छा होती है। ये है योग का परिणाम। और योग का परिणाम कब प्राप्त होगा? जब योग की अलग अलग क्रिया में से जो क्रिया हम सही कर सकते हैं और पेट को ठीक रख सकते हैं। अनेकों क्रिया है, लेकिन जो क्रिया हमारे से सही होगी वही क्रिया करनी है। जो आधी अधूरी क्रिया हो रही है वो मत करो। एक दिन कपालभाति करते 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 आपका पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होगा
तब आपका भी वक्रासन सही होगा। ऐसे वक्रासन अभी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं वक्रासन, क्या उसका फायदा है? ऐसे थोड़ी वक्रासन, वक्रासन है आराम से आ रहा है कि नहीं। और फिर ऐसे करेंगे और यार डीप ब्रीथिंग करेंगे तो लीवर नाम का मंत्री है ना मोदी सरकार का, वो उसको मालिश होगा, मालिश कर करके उसके अंदर जो कचरा भरा पड़ा है वो निकल जाएगा और वो बराबर काम करेगा। ऐसे तो ये क्रिया पूरी होनी चाहिए। ऐसे होने से क्या फायदा है? मत करो, मरकटासन करो, सीधा मरकटासन। अगर क्रिया हो नहीं रहे तो कपालभाति करो, या तो बटरफ्लाई करो। ऐसा कितना सिंपल है। ये बटरफ्लाई करने से भी आपका वजन भी कम होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आपका जल का स्थान है स्वादिष्टान चक्र, वो स्वादिष्टान में जल का स्थान है, वो स्वादिष्टान एक्टिवेट होगा ये क्रिया से। ऐसे करने से 100, 200, 300, 500 बार करने से ये स्वादिष्टान एक्टिवेट होगा। वो जल का स्थान है, काय का है? जल का स्थान है। तो जल की पूर्ति होगी, माने जल ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होगी। ब्लड ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ना ज्यादा पतला होगा। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो आकड़न रहेगी किधर? शरीर में आकड़न नहीं रहेगी। तो इसलिए ये बटरफ्लाई ज्यादा करना है, 100, 200, 300, 500 बार। इम्यूनिटी ऐसे ही स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि एक एक सेल को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। तो ये साधारण क्रिया है। इसको करने में तो अभी फिलहाल ऐसे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आराम से टीवी देखते देखते करते रहो ऐसे। सब मोदी सरकार के मंत्री लाइन पर आ जाएंगे। चलो समझ गए ना। तो योग क्रिया से महत्वपूर्ण है। योग क्रिया से इफेक्ट कैसे होता है, अपने शरीर पर इफेक्ट कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। वो समझ नहीं पाए और बोले कपालभाति करो, ये करो, वो करो। अपने इधर बोल रहा है कोई कि उधर बोल रहा है? मैं क्या भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, फिर ऐसे अलग अलग खाली क्रिया रोज करके जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। क्रिया तो आप करते आए हैं पहले से, तो लेकिन वो क्रिया हमारे शरीर पर इफेक्ट कैसे करती है वो हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारी सभी समस्या, जीवन, शरीर की और जीवन की समस्या की जड़ का है मोदी सरकार। अरे डरते क्यों? हमने नाम दिया अपने पेट को मोदी सरकार। वो मोदी सरकार थोड़ी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, ज्यादा ही डर लगती होगी। तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री को ठीक रखना काम किसका है? हमारा है, हमारा। सब मंत्रियों को काम ठीक करना किसका काम है? ठीक पर काम सही रखना अपना काम है। हमने योग साधना करो, योग साधना की कोई भी क्रिया करो, लेकिन गिनी चुनी क्रिया करो, कराने के लिए बोलो। शिक्षक को सभी आना चाहिए, शिक्षक को सभी आना चाहिए। जैसे अभी कोई बोलेगा मयूरासन करके दिखाओ, तो शिक्षक को पता ही नहीं मयूरासन क्या होता है, तो ऐसे तुरंत करने आना चाहिए उसको। ऐसे वो फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे तो आता नहीं, तो फिर फेल हो। योग शिक्षक फेल। हर चीज उसको करनी आनी चाहिए, हर चीज उसको करनी आनी चाहिए। क्या? हाँ नहीं, वो तो करता रहूंगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। सब क्रिया अपनी हो जाती है, उसमें कोई अभी ये है ऐसे, इसमें ब्रेन शार्प हो जाता है।
कोई समस्या नहीं है। बकासन, ब्रेन पावरफुल हो जाता है, एकाग्रता आती है, समझना है। सबका जड़ यहाँ है, तो इसको ठीक रखो। अभी वो कैसे ठीक करना है वो भी पता चल गया। या तो मरकटासन ज़्यादा करो, पेट को ऐसा निचोड़ा जाता है ना बार बार इधर उधर, तो भारीपन है वो निकल जाएगा, 6 महीने के अंदर निकल जाता है पूरा। जो कचरा है ना वो डाइल्यूट हो जाता है, जो मल जाम होके बैठा है अंदर वो ये तो निकल जाता है। जैसे अभी रबड़ी की पाइप से पानी डालते हैं ना, रबर पाइप से पानी डालते हैं, तब शैवाल आता है अंदर, उसको अगर हिलाया नहीं तो शैवाल बढ़ता जाता है, लेकिन ऐसे तोड़ मरोड़ किया तो निकल जाता है ना। तो वही तो करना है खाली, और कुछ नहीं करना है। इसे रबर पाइप ऐसा करेंगे तो शैवाल दौड़ते दिखता है ना पानी में, निकल कर निकल जाता है। तो वैसे ही इनको करना है, स्ट्रेचिंग करना है। तो हम ये उसमें भी करते हैं ना, वो अपना ये ऐसे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे स्ट्रेचिंग तो है। तो कोई भी क्रिया करो और ठीक करो। चलो ओम आइए। करा 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 थोड़ा सा स्ट्रेचिंग द्या थोड़ा सा करा। हाँ, मोदी सरकार के मंत्री को थोड़ा खींचो। लंबा गिरा थोड़ा। करो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो। बस चलो, टाइम हो गया। अरे ये कैसा लाया है आपने, निकलता कैसे है? इसका पेट ठीक नहीं है। चलो अभी ओम का उच्चार जो है, केवल ओम का उच्चार 101 बार, 501 बार, हजारों बार, 5000 बार करेंगे तो भी आपका पेट ठीक रहेगा। कितने कितने अपने योग लोगों के ऋषि मुनि ने व्यवस्था बनाई है, जो किसको आता है वो करे, केवल ओम का उच्चार। अभी भारत में उसका ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन विदेश में ध्यानगृह है, ध्यानगृह, उसमें 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 12-12 घंटा केवल ओम का उच्चार करते हैं और पूरी तरह से आरोग्य संपन्न बन रहे हैं, केवल ओम का उच्चार। तो आप हम केवल 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और ओम शांति शांति शांति। चलो आइए सीधे बैठे। चलिए 20 मिनिट सांगितले। 8 बजे 20 मिनिट, 8:30 को हाँ अजून वेळ आहे। अरे तो हमारे पास तो समय है भाई। नाही मला असं वाटलं 20 मिनिट राहिले। हाँ नहीं फिर ठीक है चलो चलो बहुत मुझे तो 5 दिन में समय नहीं पूरता है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम कल उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन किया था। उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन, वो उज्जाई प्राणायाम काय के लिए मन पता चला, थायराइड के लिए है, T3, T4, TSH हार्मोन, विशुद्धि चक्र को ठीक रखना है। और विशुद्धि चक्र कितना आवश्यक है अपने मतलब कम्युनिकेशन पावर, संवाद क्षमता, पावरफुल प्रेजेंटेशन वो सब तक बताया मैंने। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। सिंहासन भी थायराइड के लिए है, उज्जाई प्राणायाम भी थायराइड के लिए है। फिर वो पॉइंट हम दबाया, ऐसा दबाया ना थायराइड का पॉइंट। और कपालभाति करते समय और कुछ पॉइंट है मैं बताता हूँ। जैसे हम कपालभाति करते हैं ना, ऐसे कपालभाति करते हैं तो अलग अलग मुद्रा है। हम खाली अपान वायु मुद्रा लगाते हैं,
अपान वायु, ये डिटॉक्स करता है शरीर को। लेकिन ये पांचों उंगली ये ऐसे मिलाकर, अंगूठे से चारों उंगली मिलाकर ऐसा हम बैठेंगे, तो ये समान वायु मुद्रा है। कौन सी है? समान वायु मुद्रा। एक मिनट, कौन सी मुद्रा है? समान वायु मुद्रा। तो ऐसा बैठने से पहले मैं बताता हूं, अपने 5 प्राण हैं, 5 प्राण हैं। यहाँ उदान है, कंठ से ऊपर उदान है, उदान। यहाँ प्राण है, कंठ से हृदय तक प्राण है, हृदय से नाभि तक समान प्राण है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप शांति से सुनो। समान प्राण है, हृदय से नाभि तक समान प्राण है, नाभि से पांव तक अपान प्राण है, अपान। और संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है व्यान। तो एक बार 5 प्राण के नाम बोलेंगे। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण है। यहाँ कौन सा है? उदान प्राण, समान, अपान, व्यान, संपूर्ण शरीर में व्यान है। तो उसके अनुसार मुद्रा है। ये समान वायु मुद्रा, समान प्राण कहाँ काम कर रहा है? पेट में कर रहा है ना, या हृदय से नाभि तक। तो यहाँ का काम बराबर करना है, मतलब क्या करना है? पाचन को ठीक करना है। तो ये अगर मुद्रा आप लगाकर कपालभाति करते रहिए। ऐसे लगा, फिर एक उंगली छोड़ दिया, एक उंगली छोड़ दिया, तो जो मुद्रा लगी है उदान वायु मुद्रा। कौन सी? उदान वायु मुद्रा। तो यहाँ पर उदान काम करता है, उदान प्राण यहाँ काम करता है। तो यहाँ का कार्य सच्चा सुचारू रूप से होगा। कपालभाति करते समय ऐसे रखना है, ऐसे नहीं, नहीं तो ऐसे। कभी कभी लोग क्या ऐसे करते रहते हैं ना, क्या करें। अभी मेरा शॉप है पतंजलि का, ओ पतंजलि का शॉप है मेरा। तो मैं काउंटर पे खड़ा था, एक आदमी आया, बोला कपालभाति कैसे करना है जरा दिखाओ। तो मैंने वो काउंटर पर हाथ रखे ऐसे और कपालभाति शुरू किया। काउंटर पे रखे, ऐसा मान लो काउंटर पर। महाराज ने क्या किया, बोला समझ गया अभी। वो घर जाकर एक दीवार को फली लगा दिया। उस पे हाथ लगा और कपालभाति शुरू। वो वाइफ ने पूछा ये कौन सी का दीवार के साइड में बैठता है, वो पड़ी बनाई है ऐसी बन, कपालभाति के लिए बनाई। सुतार मिस्त्री बुलाकर फली बनाई। तो लेके आई थी मेरे पास, किसने कपालभाति सिखाया, चलो। ऐसे भी करते लोग, इसीलिए भाई ये ऐसे सिंग ऊपर करके कपालभाति कर रहा है, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा, समझ गए? अच्छा, तो एक उंगली छोड़ने से कौन सा? उदान, उदान वायु मुद्रा, ये वाली समान वायु मुद्रा। पेट को, पाचन को ठीक करने के लिए कपालभाति तो कर रहे हैं, लेकिन और बढ़ोतरी मिलेगी ये समान वायु मुद्रा लगाने से। फिर उदान वायु मुद्रा, उदान, फिर 2 उंगली छोड़ दी। व्यान वायु मुद्रा, 3 उंगली जोड़ी है अंगूठे से। व्यान वायु मुद्रा मतलब ट्रांसपोर्टेशन सही होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। ये व्यान वायु मुद्रा। फिर ये अपान वायु मुद्रा तो सबको पता है,
कपालभाति करते समय अपान वायु मुद्रा लगाई जाती है। फिर ये उंगली के बाजू वाला उंगली, करंगड़ी के बाजू और अंगूठा, ये प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा लगाने से हमारे शरीर में किसी भी विटामिन्स की कमी नहीं होगी। भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था लगाई है। ये लोग बोलते हैं ना कि आपको ये कमी है, बी कमी है, B12 कमी है, ओमेगा 3 कमी है, ओमेगा 6 कमी है, वगैरह वगैरह, B12 कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये आपको मुद्रा लगाकर कपालभाति करनी है। प्राण मुद्रा, कौन सी? प्राण मुद्रा। अभी एक बार बोलो सब, ये उदान, व्यान, अपान, प्राण मुद्रा। ऐसे समझ में? तो कपालभाति आधा घंटा करेंगे तो हर मुद्रा 5-5 मिनट कर सकते हैं, 5-5 मिनट कर सकते हैं। व्यान वायु मुद्रा रहेगी तो सर्कुलेशन, दिल्ली का माल गली तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो दिल्ली वाले खाएंगे तो पेट ऐसा बड़ा हो जाता है। इसलिए ये व्यान वायु मुद्रा। इसीलिए मैं फंस गया, बोला ये 20 मिनट मतलब 8-10 दिखाना चाहिए, तो मैं घड़ी फिरा रहा है, कोई 8-10 दिखाई नहीं। ऐसा मैं बोला ये कौन सी, मैं तो घड़ी की यूज नहीं किया कभी, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि भाई ऐसी रखना है कि ऐसी रखना है। 8-10 तो दिखाई नहीं देगा। मैं उनका ऐसा समझ लिया कि 20 मिनट बाकी है, तो अब 20 मिनट बाकी है, मैंने कितना हो गया? 8-10 हो गया। तो 8-10 किसी एंगल से नहीं दिख रहा है, तो फिर छोड़ दिया। बोला ये कोई नई अवतार होगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी रखी कैसी रखी, तो छोड़ दिया मैंने। तो वो 8-10 समझकर मैंने 20 मिनट में पूरा किया ऐसा। तो अच्छा हुआ, आधा घंटा और मिला। तो समझ में आए मुद्रा, बरोबर? मुद्रा समझ में आए। अभी यहाँ 5 प्राण है। यहाँ कौन सा है? उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। तो ये आपको सवाल पूछा जाएगा कि ये प्राण ही है, फिर वो उदान, समान, व्यान, ये क्या भानगड़ है ना? पूछेंगे ना लोग, ये 5 कैसे हो गए? तो केवल 5 नहीं है, 5 प्राण है और 5 उपप्राण भी है। 5 उपप्राण है, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। ये 5 उपप्राण है। बोलेंगे एक बार, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, ये 5 प्राण और 5 उपप्राण है। तो ये 5 प्राण और 5 उपप्राण ये शरीर की आवश्यकता अनुसार लगाए हैं। मतलब अपने ऋषि मुनियों ने उनको नाम दिया है, भगवान ने नाम नहीं दिए। ऋषि मुनियों ने नाम दिया है कि यह अलग प्रकार का प्राण काम करता है। तो ये अलग प्रकार मतलब क्या है तो समझ लो। अलग प्रकार यानी वोल्टेज, कितना वोल्टेज चाहिए। अभी आपने घर में 240 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं बोर्ड में, वो डायरेक्ट 240 मोबाइल में लगा दिया चार्जिंग के लिए, क्या होगा? फूट जाएगा ना, सबको पता है। तो ये वोल्टेज की भाषा इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा वोल्टेज जाने से मोबाइल फट जाएगा, बराबर। तो इसलिए मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ कि वोल्टेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आप किताबें पढ़ेंगे तो भाई पोपटराव ने वोल्टेज की बात की, तो वोल्टेज तो कहीं मिलता नहीं है, वोल्टेज नहीं है। तो अपने यहाँ शरीर में भी ये मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल जैसा लाइट है ना, यहाँ 240 वोल्टेज जाएगा तो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए 240 वोल्टेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए भगवान ने व्यवस्था की है, कन्वर्टर लगा दिया है अपने शरीर में, कन्वर्टर लगा दिया है। ये कन्वर्टर यहाँ पर कितना छोड़ेगा? 5 वोल्टेज। मोबाइल के 5 वोल्टेज आता है, 5 या 10 वोल्टेज आता होगा।
तो यह 5-10 वोल्टेज जाने की, 240 डायरेक्ट नहीं जाएगा। जिस दिन आप बोलेंगे ना किसी को, अरे वो फलाना फला आदमी है ना, उसकी ब्रेन की नसें फट गई और चल बसा, तो समझ जाना ये ज़्यादा वोल्टेज गया, ज़्यादा वोल्टेज जाने से ब्रेन की नसें फट गई। तो भगवान ने प्रिकॉशन दी है कि यहाँ 240 वोल्टेज नहीं है तो 10 वोल्टेज जाना चाहिए। इसका बंदोबस्त भगवान ने नाभि में किया है। कहाँ किया है? नाभि में किया है। ये नाभि शक्तिशाली कन्वर्टर है। नाभि क्या है? शक्तिशाली कन्वर्टर है। ये कंट्रोल करता है पूरा। यहाँ थोड़ा ज़्यादा शक्ति लगे ना, 60 वोल्टेज वगैरह लगेगा, 70 वोल्टेज लगेगा, तो यहाँ अलग वोल्टेज का प्राण जाएगा, तो इसको नाम दिया है प्राण। फिर यहाँ पाचन का काम है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 150-200 वोल्टेज चाहिए, है ना, या 150 वोल्टेज चाहिए। फिर यहाँ तो जीवन भर चलना फिरना है, तो यहाँ और ज़्यादा मतलब 200 वोल्टेज लगेगा। और ये पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करना है व्यान, तो उसको 240 वोल्टेज चाहिए। तो ये सब जो वोल्टेज के अनुसार मतलब जरूरत के हिसाब से कन्वर्जन करने का काम कौन करता है? नाभि। अभी आपके समझ में आएगा कि नाभि जगह छोड़ती है तो शरीर में बिगाड़ क्यों होता है। समझ में आया? नाभि दिख गई बोलते हैं ना, नाभि दिख गई है, नाभि लेफ्ट आ गई, राइट आ गई, नीचे गई या ऊपर आई, ये गड़बड़ी। जब नाभि जब तक जगह पर है, प्राइम मिनिस्टर जब तक अपने कुर्सी में बैठा है तब तक वो बराबर काम करेगा, समझे? ये नाभि जगह छोड़ती है तो उसका जो नियंत्रण है प्राण विभाजन का जो नियंत्रण है वो छूट जाता है और फिर कहीं कहीं कितनी भी वोल्टेज चला जाता है। इसलिए लेफ्ट में आएगी, राइट में आएगी, या नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, इसीलिए अपने शरीर में बिगाड़ होता है। बिगाड़ होने का कारण क्या है? नाभि ने जगह छोड़ दी। फिर आपका पाचन भी बिगड़ेगा, पाचन में डिसऑर्डर आएगी, शरीर के अलग अलग अंगों में भी डिसऑर्डर आएगी। तो इसलिए नाभि अपनी जगह पर होनी चाहिए। जब तक नाभि जगह पर है, वोल्टेज में कंट्रोल रहेगा पूरा, शरीर में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। इसलिए नाभि अगर दिख गई है, नाभि ने जगह छोड़ दिया है, तो पहले गांव में क्या करते थे पता है आपको? एक दिया लगाते थे, पेट पर दिया लगाते थे और फिर उसके ऊपर कांच का ग्लास रखते थे, तो वो ऑक्सीजन जल जाता था और उसमें पोकड़ी निर्माण होती थी पोकड़ी। तो पोकड़ी से ऐसे खिंचाव आता था, तो नाभि पर ऐसा खिंचाव आता था, तो नाभि जहाँ पर भी है अपनी जगह पर आ जाती थी। ये खिंचाव देखो गांव के लोगों को भी पता था, लेकिन आज यहाँ किसी को पता है नाभि जगह छोड़ने से गड़बड़ होती है? नहीं, उनको पता था। वो तो एक दिया लगाते थे और ग्लास रखते थे, ग्लास में ऑक्सीजन जल जाता था, पोकड़ी निर्माण होती थी और खिंचाव निर्माण होता था, खिंचाव। तो ये नाभि ऐसे खिंचाव आने से नाभि जहाँ भी है और अपनी जगह पर आ जाती है। तो ज़्यादातर कारण नाभि ने जगह छोड़ना ही अपने अनारोग्य का कारण है। मतलब पेट पाचन बिगड़ना वगैरह सब उसी का कारण है। पाचन बिगाड़ना वगैरह वो सब उसी का कारण है। तो अब हम नाभि जगह पर लाने के लिए क्या अपने योग में क्या है? योग में पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन नाभि जगह लाने के लिए। दूसरा है कंद्रासन, इससे भी नाभि जगह पर आती है। तो मैंने जो पेट को ठीक करने के लिए आसन बताए ना, मरकट आसन, कंद्रासन, भुजंगासन, ये नाभि को जगह पर लाने के लिए काम करते हैं। मतलब नाभि, अब साधारण उपाय है अभी नाभि जगह पर है या नहीं है कैसे देखना है? तो अपनी देखो, ये है ना, ये लाइन ये जोड़ दो ऐसी, और फिर ऊपर की तीनों लाइनें जुड़नी चाहिए। ये अगर तीनों लाइनें जुड़ गई तो समझना अपनी नाभि जगह पर है। अगर तीनों ऊपर नीचे हो गई, यहाँ पहले जोड़ना है, ये जो है ना ये इसको ऊपर जोड़ देना है, फिर ऊपर का देखना है। नहीं तो वही नीचे ऊपर होगी और बोलेगा अरे मेरी तो नाभि दिख गई है। ये बराबर ये जो है ना ये सही जगह पर रखनी है ऐसी।
फिर ऊपर वाली तीनों जुड़नी चाहिए। तो तीनों अगर बराबर है तो अपनी नाभि जगह पर है, अगर नहीं है तो नाभि जगह पर नहीं है, तो फिर आपको पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कर सकते हैं। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन देखो सिंपल क्रिया ऐसे, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, फिर ऐसे, और आखिरी में ऐसे। एकदम सिंपल। सब करने लगे। एक सादा उपाय मैं बताता हूं, सादा देखो, सादा उपाय है। देखो ऐसे हम सोए ना, तो अपना अंगूठे जो है ना, दोनों अंगूठे वो अगर ऊपर नीचे है तो समझ लेना कि नाभि दिख गई है। ऊपर नीचे है तो क्या करना है, ऐसे सोना है, और नाभि अगर ये साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड का पाव ऐसे करना है 5 बार। नाभि जगह पर आ जाए, पैसे देंगे। समझ गए? नाभि जगह पर लाने के लिए ये राइट में गई है, अपने को दिखती है राइट में है या लेफ्ट है, ऐसे भी दिखने से दिखती है कि भाई ये लेफ्ट में या राइट में है, बीच में नहीं है। नाक से सीधा ऐसे आर से मिरर में देखेंगे नाक के बरोबर सेंटर में है कि नहीं। अगर इधर है तो पाव ये झटकाना है, इधर है तो ये पाव झटकाना है। 5 बार नाभि जगह पर आ जाएगी। समझ गए? तो कंट्रोलिंग 5 प्राण और 5 उपप्राण। यहां कौन सा है? उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। 5 प्राण। अब वोल्टेज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? नाभि। सब बोले, नाभि के द्वारा डिवीजन होता है और उसमें कंट्रोल भी किया जाता है। अभी अपने घर में बाहर वोल्टेज ज़्यादा कम होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो घर के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट खराब होते हैं कि नहीं? फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फिर घर में एक स्टेबलाइजर बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं? स्टेबलाइजर। बाहर से कितना ही फ्लक्चुएशन हो, अपने घर में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, और घर के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है ना, खराब नहीं होते, इसलिए स्टेबलाइजर। तो ये स्टेबलाइजर भी बिठाया है भगवान ने। ये स्टेबलाइजर का काम भी नाभि ही कर रही है, इसलिए नाभि का अनन्य साधारण महत्व है। नाभि अपनी जगह पर रहना ये अनन्य साधारण महत्व है, ये नाभि जगह पर होनी चाहिए। तो ये कन्वर्टर का भी काम कर रही है और स्टेबलाइजर का भी काम कर रहे हैं, तो वोल्टेज ज़्यादा कम आने का सवाल ही नहीं आता है। तो जब तक नाभि जगह पर है हमारा आरोग्य सही रहेगा। इसलिए पहले जो वैद्य हुआ करते थे, वैद्य जैसे ही कोई पेशेंट आता है, उसके पहले नाभि जगह पर है कि नहीं देख रहे हैं, और नाभि को ठीक करके देते थे, बोलते जाओ अभी बीमारी ठीक हो जाएगी। नाभि को ठीक करते थे जगह पर लाकर, और बोलते थे जाओ अभी बीमारी ठीक होगी। अभी आपको पता है ना, सीक्रेट बात बताता हूँ, आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो भी नाभि देखते हैं, ऐसे दबाते ना, लिटाते हैं और यहाँ उंगली रखते हैं और ऐसे दबाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि क्या देख रहे हैं, लेकिन आज समझ में आया कि वो नाभि जगह पर है कि नहीं देख रहे थे। मुझे भी पता नहीं था ये करते क्या है ऐसा। बोलते लंबा लंबा सांस ले लो, ऐसे दबाते थे और बोलते थे लंबा लंबा सांस ले लो। तो वहाँ की टिक टिक बराबर वो देखते थे कि बराबर है कि नहीं जगह पर, और उसके ऊपर इलाज करते थे। तो ये मतलब ये अभी मॉडर्न साइंस में भी नाभि को ही महत्व है, तो नाभि ही देखते थे वो, डॉक्टर कुछ अलग नहीं देखते थे। समझ गए? तो नाभि अपनी 5 प्राण और 5 उपप्राण, उनका डिवीजन ये नाभि के द्वारा होता है। जो फ्लक्चुएशन आता है उसका भी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है नाभि, और इसीलिए नाभि का अनन्य साधारण महत्व है, वो अपनी जगह पर होनी चाहिए। नाभि ठीक करने के लिए कितने सारे उपाय बताएंगे नहीं, साधारण भी उपाय।
वो दिए का उपाय भी कोई गड़बड़ नहीं है, बराबर है। दिए का उपाय भी गड़बड़ नहीं है, वो बराबर है। जैसे ही दीवा लगाया वहाँ पर और ऊपर से ग्लास डाल दिया, वो वैक्यूम तैयार होते हैं और नाभि को जगह पर खींच के लिया जाता है। कोई गलत नहीं है, वो सही इलाज है, एक बिल्कुल सही है। मतलब कोई उसके साधन सामग्री लेके आने की नहीं है। घर में जो दीवा है वो रख रहा और क्या हो गए सर? हाँ चलो ठीक है। चलो ओम आज के लिए हम इतना ही पूरा करते हैं। हमारे पास समय है लेकिन आप लोगों को जाना होता है कहीं ना कहीं। हमें तो पूरा समय 24 आवर्स योग नहीं है और मैं कोई डिसाइड करके नहीं आता है कि आज क्या लेना है। वो अपने आप जो आता है वही मैं बताता हूँ। जो महत्वपूर्ण लगता है वो आ जाता है। मुझे इसलिए कोई पूछता है अभी वो कल से पूछ रहे आप क्या क्या लेने वाले, मुझे मैं पता नहीं मुझे वो क्या क्या लेने। अरे आपको पता नहीं है? मैं बोला उधर आऊँगा जब सिखाऊंगा। वो ऐसा वाला मुझे नहीं जमेगा। जो सिखाना है वो मैं सिखाऊंगा। वो वहाँ पर वो बार बार 2-3 बार फ़ोन किया, आप क्या क्या सिखाने वाले हैं वो ज़रा लिस्ट बना दिया। वो लिस्ट लिखनी है बोले। मैं बोला कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं आऊँगा तब देखा जाएगा। इसलिए मेरा कोई डिसाइड नहीं होता है। वो जो सही है वो मेरे मन में आता है, बराबर मैं वही सिखाता हूँ। ओम सभी को। तो अभी 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दीर्घ लंबा करना है, लंबा। और फिर ओम शांति शांति शांति, ये शांति पाठ होगा। और तब तक आप ये प्रार्थना और शांति पाठ का एक डाला है ना, ग्रुप में है, तो उसका पाठांतर करो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो कुछ के कुछ बोलते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है तो आसान। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति औषधा शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वभूम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेवी। ओम शांति शांति शांति। सिंपल है लेकिन कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, आगे पीछे होता है। तो अच्छा पाठांतर करो, अच्छा पाठांतर करो। और आज हम 5 ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा उच्चारण करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरें। शांति शांति शांति। सभी को ओम, सबके आभार, सबका दिन शुभ जाए। अपने अपने साथ अपने घर वाले पड़ोसी को मित्र मित्रों को सबको लेके आओ, नहीं तो पाप लगेगा। तो ये ओम का उच्चार करने से आरोग्य कैसे ठीक होता है बाद में बताएंगे। ओम सभी को।